जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है। वही उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है। कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है वो समाज को फ़ायदा नहीं। बच्चों से मेरी बात हुई कि वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। उनका भाव था कि बस आप आ जाइए। मैंने कहा फिर भी आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूँ? बोले आप जो टॉपिक चाहें। मैंने एक टॉपिक उनको भेजा, तो फिर उन्होंने 5। जिसका भाव ये था कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, इनमें से कोई देख लीजिए। टॉपिक्स थे और 5 टॉपिक्स बड़े अच्छे थे, जिसमें से एक था पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, एक था रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, एक था रोल ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस, एक था स्टोइसिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइसिज्म इन बिजनेस बताई। और बताया कि क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, इन चीज़ों पर। वो टॉपिक्स इतने प्यारे थे और एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन पर था। और आज 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी है, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात आज के दिन करना तो वैसे ही बड़ा मानीखेज है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि जब हम फेस्टिवल के मूड में होते, जैसे अभी आप लोग हैं, बिजनेस कॉन्क्लेव है, सुबह से आप कई स्पीकर से अभी आखिरी सेशन में ये भी होता है कि छूटे तो भागें, छुट्टी का टाइम होने वाला है। स्कूल में जैसे होता था ना कि जैसी वैसे लोग बैग उठा के भागते थे। आपने बैग अपने पैक कर लिए होंगे, उसमें बुक्स और बोतल पैक कर ली होगी, तो अब आप इस मूड में होंगे कि जल्दी ख़त्म हो तो मामला निपटे। आप लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सामने, क्योंकि देश का सबसे अच्छा कॉलेज कॉमर्स का माना ही जाता है और माना ही किया जाता, माना जाता होगा। मतलब मेरी समझ ये है कि कोई ब्रांडिंग ऐसे ही नहीं हो जाती। कॉलेज या किसी व्यक्ति की साख है तो वो साख न तो रातों रात बनती है, न हवा में बनती है, और अगर वो लॉन्ग सस्टेन्ड क्रेडिबिलिटी है तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ तो बात होगी ही, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी। तो मैं जब देखता हूँ आजकल के बच्चों को, नई पीढ़ी को, और मैं उनके जब डायलेमास को समझने की कोशिश, मैंने पाया कि उनके सामने सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है, स्पेशली उनके दिमाग में जो कॉमर्स या मैनेजमेंट की दुनिया से हैं, जैसे कि आप हैं। बड़े होने के बाद क्या नौकरी करें, में फिर बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी स्टार्टअप में नौकरी कर लें, सिविल सर्विसेज में जाएं, कोई और नौकरी कर लें, एकेडमिक्स में चले जाएं। एक तो ये सवाल कि क्या हम अपना स्टार्टअप शुरू कर दें, कुछ अपना उद्यम। मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी को एक शब्द बड़ा अच्छा मिल गया, हमारी पीढ़ी ने भी स्टार्टअप किए। मुझे 2 साल पहले ही पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ कई साल से वो स्टार्टअप ही हो। वरना तो मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान था कि पूरा देश स्टार्टअप कर रहा है और हमने कभी किया। मुझे एक बार गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप। तो पता लगा स्टार्टअप का मतलब अपना काम करना, इतना ही। तो फिर मैं समझ गया। तो मैंने 1-2 पढ़े लिखे लोगों से, वो स्टार्टअप हो सकता है? बोले हाँ, सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक दुविधा रहती कि सारी दुनिया कुछ कर रही है और हमारे वर्तमान सरकार उस पर इतना जोर दे रही है और हमने किया। आप लोग संयोग से हमारे पूरे भारतीय इतिहास के उस दौर आता हूँ। 2 मिनट के बाद इस वाक्य को पूरा करूँगा। उससे पहले संकेत, देश में जो इकोसिस्टम है उसमें सपने अलग होते हैं, और ये आपके सपने दरअसल आपके सपने होते नहीं हैं। आपके सपने आपके समाज के सपने होते हैं जो उसने आपके मन में बैठा। संयोग नहीं है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चे आमतौर पर सिविल सेवक बनने के मूड से ही आते हैं। उनसे कहूँ कि कभी अपना स्टार्टअप सोच के देखो तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आता है कि मैं क्या सोच रहा था और आप मुझे किस लायक समझ रहे हैं। जो वैल्यू सिस्टम है जो सोसाइटी ने दिया है वो सिविल सर्वेंट बनने का ही है। उनके लिए उससे बड़ा कोई। जब मैं गुजरात के लोगों से मिलता हूँ, विशेष रूप से मारवाड़ी या सिख समुदाय के लोगों से नौकरी की बात कर रहा हूँ, हंसने लगते हैं कि नौकरी क्यों, धंधों करेंगे, धंधा अपना काम करेंगे। नहीं, उद्यम का खेल, वैल्यू सिस्टम। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ ज़्यादा पैसा कमाने का सम्मान ज़्यादा नहीं है। आप कितना ही पैसा कमा लें, लोग आपको सम्मान देंगे नहीं जब तक आप उससे बड़ा कुछ नहीं। कई देश ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं जहाँ पर धनी होना, सफल उद्यमी होना अपने आप में एक सक्सेस की। एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। मुझे एग्जाम्पल देने की बहुत बीमारी है, उसी से बात समझाना आसान है। मैं अभी करीब 12-13 दिन अमेरिका में रहा। मैं 5 विश्वविद्यालयों में गया सिर्फ उनका सिस्टम समझने के लिए। उनमें से 2 में मुझे निमंत्रण था, 3 में मैं बिना बोले पहुँच गया कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग काम करते हैं। तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर से परिचय था, तो उनके साथ मैंने पूरा विश्वविद्यालय देखा, समझा, कुछ बच्चों से मिला, उनके सपने पूछे, उनके पढ़ने का तरीका पूछा, प्रोफेसर से पढ़ाने का तरीका। बस ये था कि कल को अगर मैं कोई विश्वविद्यालय शुरू करूं, जो कि मेरा एक सपना है, तो मेरे पास एक टेम्पलेट हो या कई टेम्पलेट्स हों कि एक अच्छा विश्वविद्यालय कैसा होता है और बच्चों की पूरी ग्रूमिंग का तरीका क्या होना चाहिए। सब मुझे बताया। मैंने वहाँ जो बिज़नेस पढ़ रहे थे, 1-2 बच्चे जिन्होंने बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ा हुआ था मास्टर्स लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, और मैं अच्छे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं
यूटी ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ, मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ना किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो। हाँ, जिन लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई की, उनसे मैंने खूब बातें की, 1-2 घंटे बात की, और अंत में एक कठोर सवाल का 2 बातें बताना सीधे सीधे। एक तो ये कि यहाँ से पढ़ने के बाद क्या पैकेज मिलेगा। चौंक जाते थे कि कितना सीधा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता तो हो कि यहाँ आप आए तो उसका फ़ायदा है। इनमें से कुछ नहीं, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला भी है। 1-2 लोग जो मास्टर्स में काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, पूरी स्कॉलरशिप पर बताया कि सर हमने जो यहाँ खर्च किया है, मतलब जो बिना फेलोशिप वाले लोग खर्च करते हैं, भारतीय करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच का खर्चा हो जाता है 2 साल की स्कॉलरशिप है तो अलग बात है, नहीं तो इतना खर्चा उसके बाद होगा क्या। बोले सर हम जो डिग्री कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उतरेंगे तो मान के चलते हैं कि हमें 2 लाख USD का एनुअल पैकेज मिल जाएगा, जिसका मतलब वही 1.5 से 1.6 CR के आसपास का। हमारे खर्चे हैं, लोन है थोड़ा थोड़ा, वो सब हम 3 साल में चुका देंगे, क्योंकि खर्चा भी वहाँ ज़्यादा होगा। 60-70 लाख रुपए बचा लेंगे, 3 साल में सारा लोन चुका देंगे, तो 2 साल की पढ़ाई का बोझ 3 साल में उतरेगा। उसके बाद $2 लाख हर साल का, लगभग $1 लाख साल का बचा लेंगे, जो कि भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आय का। तो वैसे हम बहुत खुश यहाँ नहीं हैं क्योंकि सोशल लाइफ वैसी नहीं है हमारी, बट स्टिल विल बी सो गुड दैट वी कैन बी हैप्पी। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप खूब सफल हों, अच्छे उद्यम करें, और जैसे आगे बढ़ेंगे फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है। बाद में 2 लाख से बढ़ के 2.25 होगा, 2.5 होगा। मैंने कहा सीधे बताओ कि 20 साल बाद कितना। सोच के बोले कि सर जो 2-3% लोग हैं सबसे 20 साल बाद शायद $3 लाख के आसपास भी आ जाए, 2.5 करोड़ का। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भारत का हर बच्चा वहाँ जाके करोड़पति हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। सारा मैं खर्च तो ना करेगा, यहाँ भी तो भेजेगा वापस करके, तो रेमिटेंसेस हमारे पास आएंगी, तो हम इस बात से खुश हो। कल मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ से जब मैंने टैक्सी पकड़ी JF कैनेडी एयरपोर्ट, मेरी आदत है कि मैं जब टैक्सी में जाता हूँ तो जो टैक्सी ड्राइवर है उससे खूब गप्पे मारता हूँ, आधा 1 घंटा, वो पक जाता है मुझसे बात करते। तो मैंने उसको पकड़ लिया। जो बच्चा था, अच्छा अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला आपको अमेरिकन तो आमतौर पर नहीं मिलेगा, 10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं। लेबनान के मिलेंगे, कुवैत के मिलेंगे, और जो मुझे कल मिला काजिकिस्तान का, हाँ काजिकिस्तान का, मेरा ताजिकिस्तान का बच्चा था। मैंने उससे उसका नाम था पर मुझे याद नहीं है क्योंकि नाम कुछ अलग किस्म का था। अगर आपको बहुत शौक है तो मैंने नाम नोट कर लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ खटाक से, ताकि मैं बाद में केस स्टडी ही कोट कर सकूँ, क्योंकि मेरा काम ही ये है कोट करना। तो देखिए मैंने एक नोट बना रखा है, टेकअवेज ऑफ USA ट्रिप 2000। जो आखिरी स्टडी है वो है टैक्सी टू JF के एयरपोर्ट। उसका नाम था गाइरा का बच्चा था, ताजिकिस्तान। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद तो, और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है, और अंग्रेज़ी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में 1 बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम। पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, मैं कहा नेम, वो समझ गया नेम पूछ रहा है, तो उससे बताया गायरा। मैंने कहा एज, उसने कहा 23 ईयर्स। भारत में फूफा लोग इतना करने के बाद तो रिश्ता तय कर लेते, उसके चेहरे पर भी ये भाव था कि क्या ये रिश्ता तय करने वाला है। तो मैंने उसमें चाह रहा, फिर मैंने कहा गैराटी कब से हो अमेरिका, तो 1 ईयर। वीज़ा कैसे मिला, बोला ग्रीन खाना है कि ग्रीन कार्ड के मामले में डाइवर्सिटी पॉलिसी काम करती है, हर देश से कुछ लोगों को मिलता है तो उसमें उसको मिलेगा। बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा मैंने, गैरेटी कितना कमा देते हैं, बोलेगा बहुत कम कमाता हूँ, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है, वहाँ फिगर सुनता है, खटाक से गुणा करता है, भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमा लेता है, इसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा कमा लेता है। मैंने कहा हाउ मेनी डेज इन ए वीक यू, बाहर सब 5 दिन काम करे, 2 दिन मस्ती करते, ऑल 7 डे की मस्ती तो वहाँ के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हैं वो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं। अभी मैंने तो समझ गया कि मेरी इनकम काउंट करना चाहिए, बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ से गुणा कर दिया। मैं समझ गया कि ये महीने के 10 से 12 लाख कमा। फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग। आप तो कॉमर्स के लोग जानते हैं रेवेन्यू अलग है सेविंग अलग है, नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, उसी में सारा खेल हो जाता है, और वैल्यूएशन की दुनिया इसी खेल पे चल रही है कि कुछ का कुछ बोल के वैल्यूएशन के बारे में। दिस इज माई सेविंग। मुझे घबराहट होने लगी, 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था और उसको 12 से गुणा करूंगा तो 1,20,00,000 से 1,44,00,000 हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, MBA वाले लोग है ना, आप लोग कॉमर्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के रुझान, हौसला मन में रख के सोचा कि
कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाओ, लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं, स्टेबल इनकम। बट इफ़ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। नो, आई एम बाइंग 2 more टैक्सी। मैंने कहा भाई अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, कैसे होगा, तुम कितनी चला लोगे। पर नो, आई विल गेट 2 ड्राइवर्स फ्रॉम ताजिकिस्तान, द पर आवर मिनिमम वेजेस इज $10 to $12। दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 में एक टैक्सी से 400-500 कमा दे, 120 दे दूँ, वो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी। 2 से 700 7 दिन चलाएंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी, मुझे चिंता थी कि जब मैं उतरूंगा कहीं वो मुझे टिप दी कि भाई आपने इतना पूछा, थोड़ा आप चिंतित हो गए होंगे, अगर आपको टिप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और मज़े की बात क्या बोला, साथ में पढ़ाई भी करता है, साथ साथ वो ऑनलाइन या हाइब्रिड करके कुछ पढ़ाई भी करता है। मुझे लगा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए सही केस स्टडी मिली। यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव में तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को केवल 10 मिनट में सार इस एनेक्डोट के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है। बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज और युवा के सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं। देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है। और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं। जो सरकारें हैं हमारे पास, सेंटर में भी कुछ, और किसी मामले में आप उनसे सहमत हों असहमत हों, समर्थन करें, इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार स्टार्टअप करने को इज्जत वाला काम बनाया। यदि ऐसा बना ही दिया, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियाँ, उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे। कुछ साल नौकरी करना ठीक है, यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोच आप चाहते हैं कि देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे, अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं, उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति, शांत व्यक्ति नहीं है। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया हमें, प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम। तो हमने शहरों में, गाँवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी। जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पर नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम। जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी। जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जोखिम महात्मा गांधी ने भी लिया, अम्बेडकर साहब ने भी लिया, दोनों शानदार वकील थे। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं परसों कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया जहाँ से उन्होंने PhD की, एक PhD की, लंदन स्कूल से दूसरी 3 PhD की उन्होंने। इन लोगों ने अपने सफल करियर को दांव पर लगा के जोखिम लिया कि देश को एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक मंच मिल सके। ये सोशल एंटरप्राइज है, पॉलिटिकल एंटरप्राइज। कबीरदास हों, गुरु नानक हों, या महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, इन सब ने अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम। उद्यमी लोग हैं, कोई स्पिरिचुअल एंटरप्राइज करता है, कोई सोशल एंटरप्राइज करता है। आप बिजनेस एंटरप्राइज वाले लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर, बिजनेस में पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखेगा, वही आपके उद्यम को चला। कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमा, समाज को फ़ायदा नहीं। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात आपसे, अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक बुरा लगेगा, पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको घर जाके अपनी ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बाद दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं लिख लीजिए, उसे बनाइए विजन से। लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है, व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, गुटखा बनाने वाली कंपनी में अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे, पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति अरबों रुपए कमा सकता है, उसने लाखों ही अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकता। चाहता तो डीजल की कार बना के खूब पैसा कमा सकता था, तेल के कुएं खोद के खूब पैसा कमा सकता था, पर इसने सोलर पैनल्स में अपनी ऊर्जा, तो इसे चिंता थी कि समाज का भी भला होना चाहिए। जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, स्टार्टअप की दुनिया को बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो।
जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया। धन्यवाद। आज हर युवा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, नौकरी करें या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू करें। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इस विषय पे कहते हैं, नौकरी हमें सुरक्षा देती है, अनुभव देती है, लेकिन स्टार्टअप हमें जोखिम सिखाता है, जिम्मेदारी और नेतृत्व सिखाता है। नौकरी करना कोई गलत नहीं है और स्टार्टअप में कोई जादू नहीं है। असल सवाल ये नहीं कि आप क्या चुनें, असल सवाल ये है क्या आपने खुद को उस विकल्प के लिए तैयार किया है। पहले खुद को सक्षम बनाइए और फिर रास्ता अपने आप आपको साफ दिखने लगेगा।